नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने समानता के अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिए। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। तो कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 19 सभी ने पढ़ रखा होगा लगभग, कि नागरिक सम्मानों की गारंटी देता है। मतलब कि लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, मतलब देश का नागरिक होने के नाते उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट है, ध्यान रखना इसमें कि कौन कौन से अधिकार है बोलने की। तो देश में आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आजादी है। आप किसी कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बाउंडेशन भी है कि मतलब कि किसी को पर्सनली हानि ना हो। ऐसा ना हो कि आप पर्सनली टिप्पणी किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आपको बोलने की आजादी है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यहाँ पर, कि आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, बट किसी को ठेस पहुंचाए बिना, ठीक है। मतलब आप किसी को पर्सनल टिप्पणी या पर्सनल लाइफ के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वरना बोलने का पूरा अधिकार है यहाँ पर, ठीक है। संघ बनाने की शक्ति है, आप यहाँ पर अपना संघ बना सकते हैं। मतलब देश में अगर आप चाहते हैं कि संघ बनाना, तो आप देश में संघ बना सकते हैं, ठीक है। आगे है आवास संचरण। आवास संचरण का मतलब है, ध्यान रखना, कि बिना रोक टोक के कहीं पर भी आ जा सकते हैं आप, बिना रोक टोक के पूरे देश में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। अगला पॉइंट है शांतिपूर्वक सम्मेलन करना। आप देखो, हथियारों के साथ नहीं, शांतिपूर्वक अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो आपको पूरी आजादी है देश में कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। अगला है निवास का। पूरे भारत में आप कहीं पर भी बिना रोक टोक के कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला है कारोबार का। भारत में किसी भी जगह पर कहीं पर भी आप अपना कारोबार कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से आजाद है, आजादी दी गई है आपको। तो अनुच्छेद 19 में लगभग कितनी चीजें दी गई हैं? 6 चीजें। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कितनी चीजें दी गई, तो 6। बोलने की, संघ बनाने की, आवास संचरण की, शांतिपूर्वक सम्मेलन की, निवास की और कारोबार की। ध्यान रखना, पहले ये चीजें 7 थी, ठीक है। तो एक चीज को हटा दिया गया इसमें। यहाँ पर किस चीज को हटाया गया था, जल्दी से बताएंगे। किस चीज को हटाकर पहले जो हटाया गया यहाँ पर अभिव्यक्त की आजादी में, वो कौन सी चीज थी, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना। तो अब कितने बचे हैं यहाँ पर पॉइंट्स? लगभग 6। आर्टिकल 19 के तहत आपको 6 अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्या ये जो अधिकार दिए गए हैं ये नागरिकों के लिए हैं या विदेशियों के लिए भी है? तो ये भारत के सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। ध्यान रखना कि विदेशी नहीं है कि जब चाहे जब आ जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, आवास संचरण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कारोबार कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही व्यवस्था दी गई है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। मतलब कि देखो, अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण यहाँ पर कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको आपराधिक तौर पर संरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको संरक्षण मिलेगा। अच्छा, ये किसके लिए है? तो एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो ये नागरिकों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है, ये कंपनी के लिए भी है और परिषद कानूनी व्यक्ति के लिए भी है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका विदेशियों के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है, मतलब कोई भी है तो उसको क्या है कि उसको पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाएगा, किसमें? अपराध के दोष सिद्धि में उसको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला आगे बात करते हैं हम कि क्या इसमें हाँ, दोहरी क्षति की बात भी करता है यहाँ पर। दोहरी क्षति का मतलब होता है कि एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती है। मतलब अगर आपको एक बार सजा दे दी गई है तो आपको दोबारा उस जुर्म के लिए सजा नहीं दी जाएगी, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है स्व अभिशासन। स्व अभिशासन नहीं, इसमें स्व अभिशासन का मतलब होता है कि आपको जबरदस्ती कबूलनामा नहीं कराया जा सकता है, या तो मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर। आपसे कोई भी जबरदस्ती ऐसा लिखवा नहीं सकता, ऐसा बुलवा नहीं सकता है। तो ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 20 में दिया गया है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत आते हैं कि आर्टिकल 20 क्या है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि में जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, आपको अपराधी कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोहरी क्षति नहीं हो सकती, एक ही अपराध के लिए आपको बार बार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है स्व अभिशासन नहीं, मतलब कि आपको जबरदस्ती मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर आपको कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। कोई भी कानूनी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जो भी है वो आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। इसका संरक्षण कौन देता है? आर्टिकल 20, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 19, 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 21, मस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको डीपली जानेंगे कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, कि मतलब जो राज्य है वो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देने की बात करता है। आपकी प्राणों की रक्षा करना ये किसका? राज्य का दायित्व है। अच्छा, यहाँ राज्य किसको बोलते हैं? राज्य हम देश ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अच्छा, अनुच्छेद 21 में कुछ मामले हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला मामला क्या है? गोपालन मामला। अच्छा, गोपालन मामला क्या है? तो 1950 में ये आया था। कब आया था? 1950 का मामला है ये। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी,
सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म व्याख्या दी थी इस चीज की कि जो आपको संरक्षण दिया जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी, ये केवल आपकी मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। मतलब अगर कहीं पर भी मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया हो रही है तभी आपको संरक्षण मिलेगा, लेकिन विधानमंडल के खिलाफ नहीं मिलेगा। बहुत डीपली पॉइंट ध्यान रखना कि विधानमंडल के खिलाफ नहीं है, ये जो था वो आपको विधानमंडल के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। किसके खिलाफ? विधानमंडल के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। किसके खिलाफ करता है? केवल ये मनमानी प्रक्रिया, मतलब अगर कोई मनमानी कार्य कर रहा है आपके खिलाफ तो उसके खिलाफ ही केवल ये सुरक्षा प्रदान करेगा, विधानमंडल की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, डीपली पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं मेन का मामला। तो जब ये मामला आ गया तो कब आया? 1950 में आया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा आता है ये कि गोपालन मामला कब आया? 1950। और किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 21 से। अगला मामला है कि इसी केस को चुनौती देने के लिए एक और मामला सामने निकल कर आता है, उसका नाम था मेनका मामला। अब मेनका गांधी जो मामला था वो कब आया था? 1978 में। इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें गोपालन मामले को चैलेंज किया गया। जब गोपालन मामले को चैलेंज किया गया 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला है उसको पलटा। उसको पलटने के बाद उन्होंने बोला कि ये केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया में के विरुद्ध ही नहीं सुरक्षा प्रदान करता है, ये विधानमंडल के विरुद्ध भी, मतलब राज्य के विरुद्ध भी, राज्य के विरुद्ध अगर राज्य अपनी मनमानी चलाना चाहे लोगों पर तो वो पूरी तरीके से मनमानी नहीं चला सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कि राज्य जब चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ भी है और विधानमंडल के खिलाफ भी है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, आर्टिकल 21 में ही हमेशा संशोधन होते रहते हैं, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हो, तो बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। लगभग इसमें अभी तक 39 अधिकार शामिल है। कितने? 39 अधिकार शामिल हो चुके हैं इसमें। मैं इसको पूरा लिख के आपको दे दूंगा पीडीएफ टाइप में, तो उसको देख लेना। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा जितने भी डीपली अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आर्टिकल 21 से जरूर आते हैं कि राइट टू लाइफ ये किस में डाल दिया गया है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी किस में डाल दिया गया है, राइट टू हेल्थ किस में डाल दिया गया है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट किस में डाल दिया गया है। तो मैं ये सारी चीजें एक बार पूरा पीडीएफ के तौर पर आपको दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें लगभग कितने अधिकार शामिल हैं? तो इसमें लगभग 39 अधिकार शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। हम लोगों को डेली कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 10 मिनट पढ़ना है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं, चाहे 2 आर्टिकल हो या 3 आर्टिकल हो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। डेली अगर इतना भी पढ़ते रहे ना तो कोई किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगा, ध्यान रखना। और यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। 10 मिनट कोई बड़ा नहीं होता है, 10-10 मिनट पढ़ेंगे तो पूरे की पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे हम। और पॉलिटी के बाद हम पूरी जीएस करें, पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और वो भी 10 मिनट ही पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट में पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म करेंगे, तो इस तरीके से हमारा जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ जाओ वहां जाओ, कहीं कुछ नहीं जाना है। जैसा मैंने पढ़ा था कभी उसी तरीके से तुम लोग पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे और पूरी की पूरी जीएस एकदम खत्म करके रहेंगे। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। आगे हम पढ़ने वाले आर्टिकल 21A के बारे में और आर्टिकल 22 के बारे में, तो ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार पूरा समाप्त हो जाएगा। तो लगातार पढ़ते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आने वाले समय में बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये समझ लेना 24 से पहले हमें नौकरी लेनी है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ते रहो। जय हिंद।